पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 165 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्ष 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तो उस समय एक आपातकाल पहले से चला आ रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई के कारण देश में आपातकाल की परिस्थितियां पहले से ही मौजूद थीं विराम। लेकिन जिस आपातकाल को हम याद करते हैं उस आंतरिक आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 को हुई। इस दिन सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को बताया कि किन कारणों से आपातकाल लगाना पड़ा है विराम। यद्यपि आपातकाल लगाने का फैसला 25 जून को ही हो गया था, लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी थी। इसलिए मंत्रिमंडल के सदस्यों के आनन फानन में सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री के सफदरगंज रोड स्थित आवास पर बुलाया गया। इस बैठक में केवल स्वर्ण सिंह ने पूछा कि मैडम इस फैसले की जरूरत क्या है, लेकिन उन्हें इसका उचित उत्तर नहीं दिया गया। आपातकाल लगाने के बाद विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। आज जबकि इस आपातकाल को 45 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि आपातकाल लागू करने की जरूरत क्या थी विराम। कई लोगों ने यह बताने की कोशिश की है कि जयप्रकाश जेपी नारायण के चले आ रहे आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल लगाना पड़ा विराम। इन लोगों का कहना है कि जेपी आंदोलन के कारण देश में अराजकता का खतरा उत्पन्न हो गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह तर्क केवल इंदिरा गांधी का ही पक्ष है। सच्चाई यह है कि आपातकाल केवल एक कारण से लागू किया गया था और वह था इंदिरा गांधी के खिलाफ अदालत का फैसला। उल्लेखनीय है कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण द्वारा दायर मुकदमे पर फैसला सुनाया था। उन्होंने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जो चुनाव लड़ा था उसे भ्रष्ट हथकंडों को अपनाकर जीता गया था, इसलिए यह चुनाव अवैध है। जस्टिस सिन्हा के इस ऐतिहासिक फैसले के कारण इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई। उन्हें खतरा था कि प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह पाएंगी, इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया और सर्वोच्च न्यायालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध अपील की विराम। यह बात और है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद श्रीमती गांधी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाकर किसी अन्य नेता को भी प्रधानमंत्री बनवा सकती थी और फिर सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील पर फैसले के बाद वे फिर से प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन आरोप यही है कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं था, इसी कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया और आपातकाल लागू करा दिया विराम। इस आपातकाल के 19 महीनों के 3 चरणों से समझा जा सकता है। पहला चरण जब था, आपातकाल लागू होने के कारण देश सन्नाटे में आ गया और किसी का समझ नहीं आया कि किस प्रकार संघर्ष किया जा सकता है। नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थीं विराम। फिर दूसरे चरण में धीरे धीरे जगह जगह संघर्ष होने लगे और सरकार इन संघर्ष को पूरा दमखम के साथ दबाने में जुटी हुई थी विराम। तीसरा और अंतिम चरण था जब देश विदेश से श्रीमती गांधी को समझाने की कोशिशें होने लगी। लोकतंत्र के हित में उन्हें चुनाव कराए जाने की सलाह दी जाने लगी। तब तक कांग्रेस को भी यह विश्वास होने लगा था कि वह भारी बहुमत से सत्ता में आएगी, इसलिए आपातकाल में ही चुनाव की घोषणा की गई। लेकिन चुनाव के नतीजे बिल्कुल उल्टे आए। आपातकाल के दौर में विशेष तौर पर दूसरे चरण में पत्रकारिता पर भी खूब आघात हुए विराम। हालात ऐसे हुए कि ज्यादातर पत्रकारों ने सरकार के दमन चक्र के आगे घुटने टेक दिए विराम। कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने सरकार के दमन चक्र के खिलाफ आवाजें उठाई। राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश ने तो प्रदेश भर का दौरा करना शुरू कर दिया विराम। उन्होंने पूरी ताकत के साथ कॉलम लिखा, मैं देखता चला गया विराम। इस कॉलम का न केवल जिलों के प्रशासन पर बल्कि राजस्थान और देश की सत्ता पर भी गहरा असर रहा विराम। यह पत्रकारिता का अनुकरणीय संघर्ष था विराम। इस दौर में ही देश में अलग अलग ढंग से आपातकाल के विरुद्ध आवाजें उठने लगी विराम। राज्यसभा में भी प्रतिरोध की ऐसी ही आवाज गूंजी सुब्रमण्यम स्वामी की विराम। अगस्त 1976 की बात है। राज्यसभा के पहले ही दिन औपचारिकता के मुताबिक सभापति दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पढ़ रहे थे। जब उन्होंने नाम पढ़ लिए तो डॉक्टर स्वामी अपनी सीट से खड़े हुए और बोले, अपना एक नाम तो छोड़ ही दिया। पिछले दिनों लोकतंत्र भी तो मर गया है, उसके लिए श्रद्धांजलि भी बनती है। उस दौर में संसद में डॉक्टर स्वामी ने ऐसा कहकर अपना विरोध जताया विराम।
अब भी यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि क्या आज भी आपातकाल खतरा है विराम। तो इस संदर्भ में मेरा कहना यह है कि 1975 का आपातकाल अपने आप में सीख है देश के लिए। इस कारण लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं और दोबारा आपातकाल का कोई खतरा नहीं है। जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने देश में आपातकाल जैसी ही परिस्थितियां बनाई है, तो यह कहूंगा कि उन्हें दरअसल में पता नहीं है कि आपातकाल होता क्या है विराम। इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था, उस दौर में सैकड़ों को जेल में डाल दिया गया था, यातनाएं दी गई थीं और कुछ तो जेल में ही मर गए थे। आज उस आपातकाल को हम इसलिए बुरा बताते हैं क्योंकि उस दौर में एक नेता ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोकतंत्र का गला ही घोंट डाला था विराम। 1975 में लगे आपातकाल के बाद आम व्यक्ति जागरूक हुआ। उसने सहिष्णुता, परस्पर सद्भाव को सीखा है। उसने सीखा है कि समस्याओं का समाधान बातचीत से निकल आ सकता है और उसी से निकालना भी चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि आज कोरोना का संकट है और चीन के साथ युद्ध के हालात बन रहे हैं विराम। तो इस दौरान अनुशासन में रखने के लिए आपातकाल की जरूरत लगती है। ऐसे में इसका सहारा लेना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत मेरा मानना है कि आपातकाल का और कोरोना काल में परिस्थितियों का अंतर है विराम। जब प्रधानमंत्री के साथ कोई नहीं था, लेकिन आज प्रधानमंत्री को जनता सहयोग दे रही है विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से सलाह लेकर फैसला ले सहयोगात्मक संवाद की मिसाल पेश कर रहे हैं विराम। चीन के साथ भी तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि युद्ध तो नहीं होगा। जनता भी परिपक्वता के साथ ऐसे समय सरकार को हर स्तर पर सहयोग देने के लिए कटिबद्ध दिखती है। इसलिए युद्ध काल में जिसकी आशंका बिल्कुल नहीं लगती, भी आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली विराम। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।